इतिहास गवाह है, सियासत में सल्तनत अक्सर विरासत में मिलती है। राजा का बेटा राजा बनता है तो प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री। लेकिन कभी कभी कहानी थोड़ी अलग होती है। कभी कभी एक शहजादे को ताज पहनने से पहले अपनी सल्तनत में खुद को साबित करना पड़ता है। उसे दुनिया को यह यकीन दिलाना पड़ता है कि वो सिर्फ एक वारिस नहीं बल्कि एक काबिल योद्धा भी है। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी है बंगाल की राजनीति के सबसे शक्तिशाली परिवार के एक ऐसे शहजादे की जिसे अपनी ताकतवर बुआ की परछाई से निकलकर अपना आसमान खुद बनाना पड़ा। ये कहानी है अभिषेक बनर्जी की। चलिए आपको कहानी की शुरुआत में ले चलते हैं। साल था 1990, अगस्त का महीना। लेफ्ट का गढ़ माना जाने वाला कलकत्ता में एक युवा महिला नेता उन्हें चुनौती दे रही थी। एक दिन शहर के हजरा क्रॉसिंग पर उस महिला नेता पर जानलेवा हमला हुआ। लाठियों से किए गए इस हमले में उनका सिर फट गया और वो लहूलुहान हालत में अस्पताल में भर्ती थी। कहा जाता है कि अस्पताल के बाहर एक लगभग 3 साल का बच्चा अपनी मां की गोद में बिलख रहा था। वो बार बार अपनी घायल दीदी के बारे में पूछ रहा था। वह घायल महिला कोई और नहीं बल्कि बंगाल की भविष्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी थी और वो मासूम बच्चा था उनका भतीजा अभिषेक बनर्जी। उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि अपनी बुआ के दर्द को महसूस करने वाला वो बच्चा एक दिन बंगाल की सियासत का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर चेहरा बन जाएगा। ये उस बच्चे के साधारण लड़के से बंगाल का युवराज बनने की अनसुनी कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसमें परिवार है, प्यार है और सत्ता का सबसे बड़ा खेल है। 7 नवंबर 1987 को जन्मे अभिषेक बनर्जी के लिए राजनीति कोई नई चीज नहीं थी। उनके घर का माहौल हमेशा से सियासी रहा है। हालांकि अक्सर उन्हें एक साधारण परिवार का लड़का कहा जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि उनका परिवार बंगाल के प्रभावशाली परिवारों में से एक था। उनके पिता अमित बनर्जी ममता बनर्जी के भाई होने के अलावा खेल प्रशासन में एक बड़ा नाम थे। वो बंगाल ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष जैसे कई अहम पदों पर रहे। जाहिर है अभिषेक की परवरिश एक ऐसे माहौल में हुई जहां सत्ता और प्रभाव की बातें आम थी। लेकिन अभिषेक की असली पहचान हमेशा उनकी बुआ ममता बनर्जी से ही जुड़ी रही। ममता, जिनकी अपनी कोई संतान नहीं थी, अभिषेक को अपने बेटे की तरह मानती थी। बचपन से ही अभिषेक ममता के सबसे ज्यादा करीब थे। वो दीदी के रैलियों में जाते, उनके भाषण सुनते और धीरे धीरे राजनीति का कखहरा सीख रहे थे। ममता बनर्जी खुद एक इंटरव्यू में बताती है कि जब 1990 में उन पर हमला हुआ था तब लगभग 3 साल के अभिषेक ने अस्पताल के बिस्तर पर उन्हें देखकर जो प्रतिक्रिया दी थी वो आज भी उन्हें याद है। शायद उसी दिन उस छोटे से बच्चे के मन में अनजाने में ही राजनीति का पहला बीज पड़ गया था। अभिषेक ने अपनी शुरुआती पढ़ाई कोलकाता के MP बिरला फाउंडेशन हायर सेकेंडरी स्कूल से की। इसके बाद उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में B.Tech की डिग्री हासिल की। ये वो दौर था जब अभिषेक राजनीति से दूर थे, एक प्रोफेशनल करियर के लिए खुद को तैयार कर रहे थे। उनके दोस्त बताते हैं कि वो एक होनहार छात्र थे, लेकिन उनके अंदर का राजनीति जुनून हमेशा सुलगता रहा। कॉलेज के दिनों में उनकी जिंदगी में एक और अहम मोड़ आया। उनकी मुलाकात हुई रुजिरा नरूला से। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदली, लेकिन ये कोई आम प्रेम कहानी नहीं थी। रुजिरा एक बड़े सिख व्यापारी परिवार से थी और उनका राजनीति से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। जब अभिषेक ने इस रिश्ते के बारे में अपने परिवार को, खासकर अपनी बुआ ममता बनर्जी को बताया तो घर में थोड़ा तनाव बढ़ गया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ममता बनर्जी, जिन्होंने अभिषेक को पाल पोस कर बड़ा किया था, इस रिश्ते से शुरुआत में खुश नहीं थी। वो चाहती थी कि अभिषेक उनकी पसंद की लड़की से शादी करे। कहा तो ये भी गया था कि ममता इस बात से इतनी नाराज थी कि उन्होंने शादी में शामिल ना होने तक की बात कह दी थी। एक तरफ परिवार का दबाव था तो दूसरी तरफ प्यार। अभिषेक एक मुश्किल दो राहे पर खड़े थे, लेकिन अभिषेक ने वही किया जो उनका दिल कह रहा था। साल 2012 में उनके परिवार की कथित नाराजगी के बावजूद रुजिरा से शादी कर ली। कहा जाता है कि ममता बनर्जी शुरुआत में शादी समारोह में शामिल नहीं हुई, हालांकि बाद में उन्होंने बहू को अपना लिया और आशीर्वाद भी दिया। यह अभिषेक के जिंदगी का पहला बड़ा फैसला था जो उन्होंने अपनी मर्जी से अपनी बुआ की इच्छा के खिलाफ जाकर लिया था। यह शायद पहली बार था जब शहजादे ने अपनी सल्तनत को यह संदेश दिया था कि वो सिर्फ हुक्म मानने के लिए नहीं बना है। हालांकि बुआ और भतीजा के बीच ये नाराजगी ज्यादा दिन तक नहीं टिकी। ममता का अपने भाईपो मतलब भतीजा के लिए प्यार उनकी नाराजगी पर भारी पड़ा और शायद वो अभिषेक की काबिलियत को भी पहचान रही थी।
साल 2011 बंगाल की राजनीति के लिए एक ऐतिहासिक साल था। ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस ने 34 साल पुराने वामपंथी किले को ढहा दिया था। पूरे बंगाल में पोरिबोर्तोन यानी बदलाव की लहर थी। इसी बदलाव की लहर पर सवार होकर अभिषेक बनर्जी ने औपचारिक रूप से राजनीति में कदम रखा। ममता ने उन्हें टीएमसी के यूथ विंग तृणमूल युवा कांग्रेस की कमान सौंप दी। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। अभिषेक को अब न सिर्फ पार्टी के युवा कार्यकर्ता को जोड़ना था, बल्कि खुद को एक नेता के तौर पर स्थापित भी करना था। कॉरपोरेट की दुनिया का सपना देखने वाला नौजवान अब पूरी तरह से सियासत के मैदान में था और उनका पहला इम्तिहान था 2014 का लोकसभा चुनाव। टीएमसी ने 26 साल के अभिषेक को दक्षिण 24 परगना की डायमंड हार्बर सीट से अपना उम्मीदवार बनाया। ये एक मुश्किल सीट थी, लेकिन अभिषेक ने अपनी पहली ही चुनाव लड़ाई में लगभग 50,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की। वो सबसे कम उम्र के सांसद में से एक बनकर दिल्ली पहुंचे। बंगाल के सियासी गलियारों में अब एक नया नाम गूंजने लगा था, अभिषेक बनर्जी। लेकिन इसके साथ ही एक और शब्द हवा में तैरने लगा था, भाईपोवाद यानी भतीजावाद। विपक्ष ने अभिषेक की जीत को उनकी काबिलियत नहीं, बल्कि ममता बनर्जी का आशीर्वाद बताया। उन पर पैरासूट पॉलिटिशियन होने का आरोप लगे। ये कहा जाने लगा कि अगर वो ममता बनर्जी के भतीजे नहीं होते तो शायद कभी सांसद नहीं बन पाते। ये वो दौर था जब अभिषेक को हर कदम पर खुद को साबित करना था। उन्हें यह दिखाना था कि वो सिर्फ दीदी के भतीजे नहीं, बल्कि एक जननेता हैं। अभिषेक ने इन आरोपों का जवाब अपने काम से देने की कोशिश की। उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र डायमंड हार्बर में खुद को पूरी तरह झोंक दिया। वो लोगों से मिलते, उनकी समस्या सुनते और खुद को एक एक्सेसिबल यानी सुलभ नेता के तौर पर स्थापित किए। उनकी छवि एक ऐसे युवा, पढ़े लिखे और मेहनती नेता के बनने लगी जो पुराने ढर्रे की राजनीति से अलग था। वो फिटनेस को लेकर सजग रहते हैं, देर रात तक काम करते हैं और आमतौर पर हाई प्रोफाइल पार्टियों से दूर ही रहते हैं। लेकिन विवादों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। शारदा और नारदा जैसे चीट फंड घोटाले में जब टीएमसी के बड़े बड़े नेताओं के नाम आए तो उनकी आंच अभिषेक तक भी पहुंची। हालांकि उनका नाम सीधे तौर पर कभी सामने नहीं आया, लेकिन विपक्ष ने हमेशा उन्हें घेरने की कोशिश की। सबसे बड़ा विवाद तब खड़ा हुआ जब कोयला तस्करी मामले की जांच कर रही ईडी ने उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी से पूछताछ की। अभिषेक और उनकी पत्नी को कई बार दिल्ली तलब किया गया। अभिषेक ने इसे हमेशा राजनीतिक बदला करार दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी बंगाल में टीएमसी से सीआईसी तौर पर नहीं लड़ पा रही, इसलिए केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर उनके परिवार को परेशान कर रही है। इन विवादों ने अभिषेक को राजनीतिक रूप से और मजबूत ही बनाया। वो एक जुझारू नेता के तौर पर उभरे जो केंद्र सरकार की ताकत को सीधी चुनौती दे रहा था। पार्टी के अंदर भी सब कुछ ठीक नहीं था। जैसे जैसे अभिषेक का कद बढ़ रहा था, पार्टी के कई पुराने और वरिष्ठ नेता असहज होने लगे। उन्हें लगने लगा कि ममता बनर्जी अभिषेक को आगे बढ़ा रही है और उनकी अनदेखी हो रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जब टीएमसी का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा, तो इस अंदरूनी कलह को एक बड़ी वजह माना गया। कई नेताओं ने पार्टी छोड़ दी और इनका ठीकरा अप्रत्यक्ष रूप से अभिषेक के बढ़ते प्रभाव पर फोड़ा। एक वक्त ऐसा आया जब ममता बनर्जी को खुद दखल देना पड़ा। उन्होंने पार्टी के सभी बड़े फैसले अपने हाथ में ले लिए और एक संदेश दिया कि पार्टी की सुप्रीम लीडर वही है। सियासी गलियारों में यह फुसफुसाहट होने लगी कि बुआ और भतीजा के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। क्या शहजादे की बढ़ती महत्वाकांक्षाएं सल्तनत के लिए खतरा बन रही थी? 2019 के झटके के बाद अभिषेक बनर्जी एक नए अवतार में सामने आए। उन्होंने पर्दे के पीछे रहकर काम करना शुरू किया। 2021 का विधानसभा चुनाव टीएमसी और ममता बनर्जी के लिए करो या मरो की लड़ाई थी। बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक पूरी केंद्र कैबिनेट बंगाल में डेरा डाले हुए थे। ऐसे में अभिषेक ने पार्टी की चुनावी रणनीति की कमान संभाली। उन्होंने मशहूर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के साथ मिलकर एक ऐसी रणनीति बनाई जिसने बीजेपी के सारे दांव फेल कर दिए। बंगाल को चाहिए अपनी बेटी जैसा नारा घर घर में गूंजने लगा। अभिषेक ने खुद पूरे राज्य में ताबड़तोड़ रैलियों और रोड शो किए। नतीजे आए तो सब हैरान रह गए। टीएमसी ने 294 में से 213 सीटें जीतकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की, जबकि बीजेपी 77 सीट पर सिमट गई। इस जीत ने अभिषेक बनर्जी को टीएमसी में नंबर 2 के नेता के रूप में स्थापित कर दिया। ये उनकी रणनीतिक कुशलता की जीत थी।
उन्होंने साबित कर दिया था कि वो सिर्फ भीड़ जुटाने वाले नेता नहीं बल्कि चुनाव जिताने वाले रणनीतिकार भी थे। इस जीत के तुरंत बाद 5 जून 2021 को उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। ये एक तरह से औपचारिक घोषणा थी कि अब वो ही ममता बनर्जी के बाद पार्टी के सबसे ताकतवर शख्स हैं। लेकिन अभिषेक बनर्जी यहीं नहीं रुके। उन्होंने पार्टी संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना बनाई। साल 2023 में उन्होंने तृणमूल ए नवो ज्वार टीएमसी में नई लहर नाम से एक विशाल जनसंपर्क अभियान शुरू किया। उन्होंने 2 महीने तक पूरे पश्चिम बंगाल का दौरा किया, हर जिले में रात बिताई, लोगों से सीधे बात की और पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार का चयन भी जनता की राय से करने का एक अनूठा प्रयोग किया। यह यात्रा सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं थी बल्कि अभिषेक का शक्ति प्रदर्शन भी था। उन्होंने पार्टी के हर नेता और कार्यकर्ता को यह संदेश दे दिया कि अब संगठन उनके नियंत्रण में है। माना जाता है कि इसी यात्रा ने 2024 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी की शानदार जीत की नींव रखी। 2024 का लोकसभा चुनाव अभिषेक बनर्जी के लिए अग्नि परीक्षा थी। राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर यह उनका पहला बड़ा राष्ट्रीय चुनाव था। उन्होंने न सिर्फ बंगाल में पार्टी का अभियान संभाला बल्कि उम्मीदवारों के चयन में भी अहम भूमिका निभाई। उनके फैसले हैरान करने वाले थे लेकिन रणनीतिक रूप से बेहद सटीक साबित हुए। उन्होंने कांग्रेस के गढ़ बहरामपुर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और टीएमसी के सबसे मुखर आलोचक में से एक अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को मैदान में उतार दिया। किसी को यकीन नहीं था कि एक बाहरी उम्मीदवार 5 बार के सांसद को हरा पाएगा, लेकिन अभिषेक को अपनी रणनीति पर पूरा भरोसा था। इसी तरह उन्होंने कूच बिहार में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रमाणी के खिलाफ जगदीश चंद्र वर्मा बसूनिया जैसे जमीनी नेता को टिकट दिया। उन्होंने झाड़ग्राम, मथुरापुर और आरामबाग जैसी सीटों पर भी बिल्कुल नए चेहरों पर दांव खेला। नतीजे आए तो अभिषेक की रणनीति का लोहा सबने माना। टीएमसी ने बंगाल की 42 में से 29 सीट जीतकर बीजेपी को करारी शिकस्त दी, जो सिर्फ 12 सीटों पर सिमट गई। यूसुफ पठान ने अधीर रंजन चौधरी को उनके ही गढ़ में हरा दिया। निशित प्रमाणिक भी अपने सीट नहीं बचा पाए और अभिषेक के चुने हुए लगभग सभी नए चेहरे जीत कर आए। अभिषेक बनर्जी ने खुद डायमंड हार्बर सीट से 7,10,000 से ज्यादा वोटों के रिकॉर्ड अंतर से जीत हासिल की। यह पश्चिम बंगाल के चुनावी इतिहास में अब तक के सबसे बड़ी जीत में से एक थी। यह सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं थी, यह अभिषेक बनर्जी का राजनीतिक राज तिलक था। उन्होंने अपनी बुआ की छाया से निकलकर खुद को एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित कर लिया था जो अपने दम पर चुनाव जिता सकता है। उन्होंने भतीजावाद के आरोप का जवाब अपनी काबिलियत से दे दिया था। 2024 की इस बड़ी जीत के बाद ऐसा लगा कि अब अभिषेक के लिए आगे का रास्ता बिल्कुल साफ है, लेकिन सियासत इतनी सीधी कहां होती है। जीत के कुछ ही महीनों बाद मीडिया में एक बार फिर बुआ भतीजे के बीच कोल्ड वॉर की खबरें आने लगी। कहा जाने लगा कि पार्टी में 2 पावर सेंटर बन गए हैं, एक ममता बनर्जी और दूसरा अभिषेक बनर्जी। ये अटकलें तब और तेज हो गई जब ममता बनर्जी ने सार्वजनिक रूप से अभिषेक के करीबी माने जाने वाले कुछ नेता को फटकार लगाई। एक मौका ऐसा भी आया जब पार्टी के एक प्रवक्ता ने सरकार की आलोचना करने वाले कुछ बुद्धिजीवी के बहिष्कार की बात कही तो अभिषेक ने सार्वजनिक रूप से इस बयान से असहमति जता दी। राजनीतिक विशेषज्ञ इसे सत्ता के संतुलन के खेल के रूप में देखते हैं। उनका मानना है कि ममता बनर्जी अभिषेक को आगे तो बढ़ा रही है, लेकिन साथ ही ये संदेश भी दे रही कि अंतिम नियंत्रण उन्हीं के हाथ में है। वो शायद अभिषेक को इतना शक्तिशाली नहीं बनने देना चाहती कि वो उन्हें ही चुनौती देने लगे। टीएमसी के अंदरूनी सूत्र इसे 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले की तैयारी मानते हैं। ममता ये सुनिश्चित करना चाहती है कि पार्टी में कोई बड़ी फूट ना पड़े और सत्ता का हस्तांतरण जब भी हो आसानी से हो। वही अभिषेक भी बार बार ये कहकर इन अटकलों को खारिज करते रहे हैं कि वो टीएमसी के एक वफादार सिपाही हैं और उनकी नेता सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी है। ये कोल्ड वॉर चाहे मीडिया की ही देन हो या हकीकत, एक बात तो साफ है, टीएमसी में अब सत्ता का समीकरण बदल चुका है। ये अब सिर्फ एक महिला पार्टी नहीं रही। अभिषेक बनर्जी एक समानांतर शक्ति केंद्र के रूप में उभरे हैं जिसे नजरअंदाज करना अब मुमकिन नहीं है। अभिषेक बनर्जी की कहानी हमें दिखाती है कि सियासत में विरासत मिलना ही काफी नहीं होता, उसे अपनी काबिलियत से कमाना पड़ता है। आपको अभिषेक बनर्जी की अब तक की यात्रा कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि वो सिर्फ अपनी बुआ की वजह से यहाँ तक पहुँचे हैं या उन्होंने अपनी मेहनत से अपनी जगह बनाई है?
और सबसे बड़ा सवाल, क्या 2026 में ममता बनर्जी अपना ताज अभिषेक बनर्जी को सौंपेंगी? अपनी राय नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। और अगर आपको बंगाल की राजनीति की यह अनसुनी कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसी ही और दिलचस्प राजनीति कहानी देख सकें। आज अभिषेक बनर्जी सिर्फ ममता बनर्जी के भतीजे नहीं हैं, वो टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, डायमंड हार्बर से 3 बार के सांसद हैं और पार्टी के सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार हैं। वो एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने विवादों का सम्मान किया, भतीजावाद के आरोप को झेला और पार्टी के भीतर और बाहर की लड़ाइयां लड़कर खुद को साबित किया है। वो लगभग 3 साल का बच्चा जो कभी अपनी घायल बुआ के लिए परेशान था, आज उसी बुआ का सबसे बड़ा सहारा और सबसे ताकतवर सेनापति बन गया। लेकिन क्या सेनापति कभी सम्राट बन पाएगा? क्या शहजादे का राज तिलक होगा या बंगाल की सियासत कोई और नई करवट लेगी? इसका जवाब तो भविष्य में ही छिपा है। लेकिन एक बात तय है, अभिषेक बनर्जी की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये तो बस एक इंटरवल है, असली कहानी अभी बाकी है। धन्यवाद।